नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पार्थ करंट अफेयर्स। बीच में मैंने बीपीएससी पीवाईक्यू का सीरीज चलाया था, जिसमें हमने 17th बीपीएससी का टारगेट कंप्लीट किया था। उसके बाद आप लोगों ने अच्छा रिव्यू दिया। उसके बाद मैं बीच में करंट अफेयर्स की क्लास कर रहा था। उसके बाद फिर बीपीएससी का जो एग्ज़ाम 26 जुलाई को होने वाला था वो कैंसिल हो गया। तो उसके बाद मैं खुद लगा हुआ था, कुछ साइंस का पोर्शन मेरा छूटा हुआ था, उसी को कंप्लीट किया। अब मैं टोटली फ्री हो गया हूँ। अब मैं रिवीजन कर रहा हूँ। अब भी प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं, आगे का कोई डेट डिसाइड नहीं है कि बीपीएससी कब लेगा। तो हम क्यों ना बीपीएससी पीवाईक्यू मेगा सीरीज जो डिटेल से मैं करा रहा था उसको फिर से लेके आया हूँ। अगर आप लोग लाइव क्लास चाहते हैं कि हाँ लाइव करें हम लोग, तो 1000 अगर स्टूडेंट कमेंट करके बता दे कि हाँ हम लाइव चाहते हैं, तो हम लाइव क्लास भी शुरू कर देंगे। लाइव क्लास में क्या होगा ना कि फेस टू फेस बातचीत होगी, और जहाँ भी कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर 1000 बच्चों ने कमेंट करके लाइव के लिए बोल दिया तो मैं लाइव लेना शुरू करूँगा। मेरे लिए कुछ नहीं, मैं तो पीवाईक्यू कर रखा हूँ, ये 11th टाइम कर रहा हूँ, तो आपको और डिटेल से बता दूंगा। उससे बेनिफिट क्या होगा, आपका 10th से 15 मार्क्स का गारंटी के साथ इंक्रीज होगा। अभी करना कुछ नहीं, बस आप एक बार कमेंट करो। उसके बाद शाम में 8 बजे या 8 या 9 क्लॉक के आसपास बैठेंगे। आप लोग जो टाइम डिसाइड करोगे मिलके आपस डिसाइड करेंगे और उसके बाद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 17th बीपीएससी का जो री एग्जाम हुआ था, ये कैंसिल हुआ था, तो इसका री एग्जाम हुआ था 2025 में, उसी का हम लेके आए हैं। तो आप प्यार दीजिएगा और देखिएगा, जहाँ तक हो सके आप शेयर कीजिएगा। और लाइव सोच रहा हूँ लाइव लेने का। अगर आप लोग 1000 कमेंट कर रहे हैं कि हाँ लाइव लो भैया, तो हम लाइव भी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें देखेंगे, इंग्लिश भी देखेंगे, जो आपको पसंद है वो आप देख सकते हैं। आपको करना कुछ, आप बस दिन में पर डे 1 से 2 बार देखिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। जितना मैं मैथ सीरीज लगा रहा हूँ, डिटेल से एनालिसिस कर रहा हूँ, इसमें ट्रिक भी बताऊंगा कि हाँ कोई ट्रिक है जिससे याद हो। बियॉन्ड द क्वेश्चन जाऊंगा कि हाँ इसमें ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी हो सकता है। क्योंकि मेरे को ना पीवाईक्यू इतने अच्छे से किया हूँ कि मेरे को A to Z याद है कि हाँ किस वर्ष क्या क्वेश्चन पूछा है। तो मैं बियॉन्ड भी जाके आपको बता दूंगा कि हाँ इससे उम्मीद है कि हाँ आ सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। अब ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, इसमें इजिप्शियन दे रखा है, मेसोपोटामिया दे रखा है, चाइनीज देखा है, इंडस वैली दे रखा। इंडस वैली का आपको डेट तो पता होगा कि इसका कब हुआ था। अगर इंडस वैली का अगर डेट पता हो जाए तो अब निकालने में इजी हो सकता है। इसका अगर डेवलपमेंट 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक, तो ये तो होगा नहीं। अब इसमें चाइनीज भी होगा नहीं। चाइनीज का भी अगर देखा जाए तो इसका भी जो डेवलपमेंट हुआ था 1600 बीसी के आसपास सांग वंश के द्वारा किया गया था। इजिप्शियन देखा जाए तो इजिप्शियन भी लेटेस्ट था। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है मेसोपोटामिया। अब हम इसमें देखते हैं कि मेसोपोटामिया कहाँ है, मेसोपोटामिया किस नदी के किनारे है और कहाँ पे विकसित हुआ था। अगर इसको देखा जाए तो इसका अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो ये 3500 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व के बीच में विकसित हुआ था। अगर इसको देखा जाए तो ये टाइग्रस और यूफ्रेटस नदी के बीच में विकसित हुआ था। इसे हमेशा सभ्यता का पालना कहा जाता है, सभ्यता का पालना, जिसका क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं। सिंधु सभ्यता पता ही है कि ये कहाँ पे विकसित हुआ। भारत एवं पाक के बीच सिंधु नदी के आसपास विकसित हुआ था। चीनी का मैंने आपको बता ही दिया। तो ये मेसोपोटामिया हो, इससे बियॉन्ड नहीं जा सकता। इसके बियॉन्ड आप देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा के देखना, इससे बियॉन्ड नहीं जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, फॉर द एन बी फॉर द एन आइडियल सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन होता है क्या। आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें थर्मोडायनेमिक्स जो सिचुएशन होता है उसमें उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर दोनों का, अगर इसका हम ऑब्जेक्टिव देख ले कि हाँ इसका क्या क्या है ऑब्जेक्टिव है सेटिस्फाई होने के लिए, तो उससे हमें इसका निकल सकता है। सबसे पहले एक चीज, अगर इसमें से अगर हम काटना भी चाहें तो ये काट सकते हैं कि ट्रॉफी ऑफ मिक्सिंग मस्ट बी जीरो। मस्ट की बात कर रहा है, जहाँ भी ये हाईली वर्ड है,
मस्ट हो वो हमेशा निगेटिव होगा। यूपीएससी में भी ऐसा ही होता है, हम लोग वर्ड पकड़ते हैं, यहाँ मस्ट दे रखा है तो ये गलत हो। फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग शुड बी, माने 100% कंपल्सरी प्रेशर दे रहा है तो ये भी गलत हो गया। अब या तो ए होगा नहीं तो बी या तो डी होगा। अब हम इसका देखते हैं प्रॉपर्टीज, अगर देख ले कि हाँ आइडियल सॉल्यूशन का क्या है तो उससे हम निकाल सकते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टी होता है मेन होता है कि जो मिश्रण बनेगा उसका एंथैल्पी जो चेंजेज होगा वो जीरो होगा। दूसरा इसका मतलब क्या हुआ, एंथैल्पी चेंजेज का जीरो का मतलब ना ये ऊष्मा को अवशोषित करेगा न ऊष्मा को रिलीज करेगा। दूसरा मिश्रण का जो वॉल्यूम होगा वो भी चेंज नहीं होगा। अगर दो सॉल्यूशन मिला रहे हैं तो दोनों का मिश्रण का कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तीसरा एंट्रोपी का वॉल्यूम ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जब दो सॉल्यूशन मिलाएंगे तो उनका एंट्रोपी का जो वॉल्यूम एंट्रोपी होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, माने बढ़ेगा। और उसमें मुक्त ऊर्जा होगा वो ऑलवेज घटेगा। जो जब दो सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो मुक्त ऊर्जा घटेगा। तो एंथैल्पी ऑफ द माइनिंग शुड बी जीरो। आ गया, मैंने ऊपर नहीं बताया, इसका आंसर आ गया ए। अब आगे देखते हैं व्हाट शुड बी कम टू पैलेस इन द फ्लोइंग सीरीज। अगर इन दोनों में अगर देखा जाए तो हम अगर डिफरेंस निकाल दे तो आ सकता है। सबसे पहले अगर 117 और 198 के बीच में अगर गैप देखें तो 19 का है। फिर 98 और 80 के बीच में देखें तो 18 का है। फिर इसके बीच में देखें तो 16 का है। मतलब कि सीरीज में घट रहा है। यहाँ पे -1 -2 -1 -2 अब -3 हो जाएगा। अगर 64 और बीच में क्या अगर -3 करे तो 16 में से -3 13 आएगा। अगर 13 देखे तो 51 आ गया, तो यहाँ पे 51 होगा। अब इसके बीच आगे देखे तो -4 हो जाएगा। अगर 51 में से -4 13 -4 घटाए 11 होगा, और 11 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 42 आ गया। मतलब यहाँ पे जो फिल इन द गैप्स है उसमें हम 51 भरेंगे। ये बहुत ईजी है। अब आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरपर्सन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1935 के तहत करा फर्स्ट इलेक्टेड, यहाँ एक होता है मनोनीत, एक होता है इलेक्टेड। अगर मनोनीत की बात किया जाए तो मनोनीत में कौन थे, राय बहादुर सतीश चंद्र थे। अगर निर्वाचित की बात किया जाए तो राजीव रंजन सिन्हा थे। अब इनका डेट कब होगा, तो ये 23 जुलाई 1937 से लेके 1948 तक बने थे। इसमें ये याद रखने की जरूरत है, इनका डेट याद रखिएगा, ये कब से कब बने तक, 1937 से 1948 तक ये बिहार का फर्स्ट इलेक्टेड चेयरपर्सन थे, जो 1935 गवर्नमेंट ऑफ एक्ट के तहत बने थे। अब आगे देखते हैं, विच पेयर ऑफ रिवर कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस ओवर द छोटा नागपुर प्लेट। इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने डिलीट कर दिया है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर बी है। इसका आंसर बी होगा, नॉर्थ कोयल एंड स्वर्ण रेखा नदी। अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं क्योंकि ये आ सकता है। नॉर्थ कोयल नदी है, ये स्वर्ण नदी का सपोर्ट नदी है, हेल्प नदी है। ये स्वर्ण रेखा ये खुद ये झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती। अगर इसका हम उद्गम देखें कि ये अगर उद्गम कहाँ से होता है, तो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम जो है पलामू प्लेटू से होता है। पलामू प्लेटू के पास इसका उद्गम होता है। सोन नदी की ये सहायक नदी बता दिया। इसी पे एक चीज याद है कि नॉर्थ कोयल पे ही मंडल बांध है, ये आ सकता है, मंडल बांध। अगर स्वर्ण रेखा नदी की बात की तो रांची के पश्चिम में एक पिस्का जगह है, वहां से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। उसके बाद इसमें ये चीज देखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा को ट्वाइस बार काटता है, तो इसको हम डिटेल से देखते हैं कितने राज्यों से होके जाती है। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बातचीत करें तो ये भारत के 8 राज्यों से होके जाती है। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मिजोरम एवं त्रिपुरा। अगर इसको हम मैप में देखना चाहे तो आपको मैप में बता देता हूँ। वेट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने कंट्री से होके जाता है, तो ये याद रखिएगा, ये 16 कंट्री से होके जाता है। यहाँ पे दे रखा है 3 कंटिनेंट से होके जाता है। अगर वाटर बॉडीज की बात करें तो 6 वाटर बॉडीज से होते हुए ये पास करता है। गुजरात से होके जाता है, ये
राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। टोटल ये 8 स्टेट से होके क्रॉस करता है। अब इसमें एक चीज ये देखने वाली है कि इसमें कुछ पॉइंट है, वो देख लेते। भोपाल एंड गांधीनगर लोकेटेड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। रांची ओनली एक कैपिटल है जो डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर अवस्थित है, स्थित है। अगर हम ये देखें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का सर्वाधिक लेंथ किस कहाँ है, तो मैक्सिमम लेंथ जो है मध्य प्रदेश में है और मिनिमम लेंथ राजस्थान में है। यूनिक रिवर, द माही रिवर कट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। एक माही रिवर ओनली है जो किसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैंने डिटेल से बता दिया, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आगे भी पूछा है तो आपको आएगा। अब है 6, विच सेक्टर इन इंडिया बेनिफिटेड द मोस्ट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन कब होता है? LPG 1991 में हुआ था। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑल सेक्टर बेनिफिट इक्वली, सर्विस सेक्टर। ये ऑल सेक्टर बेनिफिट इक्वली कैसे हो गया? इक्वली की बात कर रहे हैं, 5% AB 5% AB 5 इक्वल तो हुआ नहीं होगा। आपको ये ग्राफ से आप देख सकते हैं, इसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट सर्विस सेक्टर है, क्योंकि अभी जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर कर रहा है, जिसको हम आपको मैप के थ्रू बता दें। अभी जीडीपी सेक्टर वाइज सबसे ज़्यादा जो है सर्विस सेक्टर 54.9%, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 25% और एग्रीकल्चर सेक्टर 19.7, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। अगर हम इसको 1991 से पहले, ग्लोबलाइजेशन से पहले देखें तो कितना था? 1991 से पहले देखें, सर्विस सेक्टर था वो 41 से 45% था, टर्शियरी सेकेंडरी सेक्टर था वो 25% था, और जो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर था वो 13.9% था। उसके बाद रैपिडली जैसे ही एलपीजी हुआ, उसके बाद हमने सर्विस सेक्टर में, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो पीछे रह गया, एग्रीकल्चर सेक्टर भी कम हो गया, लेकिन सर्विस सेक्टर में इंक्रीमेंटल चेंज हुआ। और आज हम एशिया में चाइना के बाद अगर देखा जाए तो सब मोस्टली सर्वाधिक सर्विस सेक्टर में आगे हैं और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। When antigen are introduced to the body through the vaccination, antibodies are produced to fight the infection. क्वेश्चन का मतलब समझ रहे, फिर आपको एक बार हिंदी में बताता हूँ। जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश किया जाता है, तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है। अब इसमें ये कौन करता है? तो इसका एक होता है बी सेल और टी सेल, दो सेल होता है, बी सेल, टी सेल। ये दोनों बोल रहा है तो ये तो होगा नहीं, इसका आंसर कौन सा होगा? सी नंबर, ओनली बी सेल। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में, जब आपके शरीर में एंटीबॉडी दिया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से, तो ये इसमें क्या करता है कि एंटीजन जैसे बॉडी में है, बी सेल क्या करता है कि कन्वर्ट टू प्लाज्मा। बी सेल क्या करता है कि प्लाज्मा होता है उसको कन्वर्ट कर देता है एंटीबॉडी के निर्माण के लिए। जो टी सेल होता है ना, वो एंटीबॉडी का निर्माण नहीं, बल्कि हमारा जो भी संक्रमित कोशिका है, क्षतिग्रस्त कोशिका, उसको नष्ट कर देता है, उस कोशिकाओं को समाप्त कर देता है टी सेल। लेकिन बी सेल जो एंटीबॉडी का निर्माण, जब हमारे शरीर में एंटीजन डाला जाता है तो एंटीबॉडी का निर्माण करता है, कौन सा? बी सेल, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया इज डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर इट्स एडवाइजरी जुरिडिक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन और अपीलिएट जुरिडिक्शन। अब एडवाइजरी क्या होता है? अगर स्टेट और सेंटर या स्टेट वर्सेस स्टेट में विवाद हो तो हम कहाँ जाएंगे? या तो सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे, हाई कोर्ट तो जा नहीं सकते क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग होता है। अगर इस पे डिसीजन लेगा तो एडवाइजरी कैसे हो गया? एडवाइजरी तो होगा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, ओरिजिनल भी है, अपीलिएट भी है। अपीलिएट का क्या मतलब होता है कि जो निचली कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, उसके डिसीजन के खिलाफ हम अपील करते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो ये भी नहीं होगा। अब बी और सी बच गया, ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर में आएगा। ये आर्टिकल 131 के तहत ये आता है, आर्टिकल जुरिडिक्शन। अगर केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हुआ, राज्यों के बीच में विवाद हुआ, तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन के साथ ये आता है, ठीक है। अब
एडवाइजरी जो होता है आर्टिकल 143 में होता है। अगर राष्ट्रपति को किसी विवाद पे, किसी मुद्दे पे अगर सलाह लेना हो तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, अपीलिएट बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल जो संविधान में वो बता दिया। अब आगे, विच न्यूज़पेपर रोट द फ्लोइंग अबाउट द पॉसिबल फ्यूचर रोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द न्यूक्लियस ऑफ द future parliament of our country and will lead to the inconceivable magnitude for the our countrymen। अब एक चीज बताओ, इसको तो हम कट कर सकते हैं ना, इसमें मैट सीरीज लगा सकते हैं। किसी अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा, हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया अभी भी चल रहा है, द न्यूयॉर्क टाइम्स यूएसए का है, उस समय तक ये दोनों था नहीं। तो ए आ जाएगा इंडियन मिरर, ये सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा इंडियन मिरर। अब ये कैसे, ये तो अभी भी चल रहा है, तो इंडियन मिरर बंद हो गया। और ये दोनों जिस समय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, 1885 में हुआ था, उस समय ये दोनों न्यूज़पेपर नहीं थे, तो ये द इंडियन मिरर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कोई विशेष तो है नहीं। अब हाँ, इसके देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुआ था। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था, इसका 1881 में स्थापना हुआ था। और स्थापना कौन किया था, इसका संचालक कौन था? मनमोहन घोष एवं मनमोहन घोष एवं देवेंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है, मैथ का है, आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर 12 है। अब विच स्टेट है द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ मध्य प्रदेश, इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, 13 डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करता है। अब इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो आ सकता है, जो अदर एग्जाम में आए, उसको बताए थे। मेनली हम बिहार का तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार का जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो हम यूपी के साथ शेयर करते हैं, कितना? 8 डिस्ट्रिक्ट है ना। अगर लेंथ की बात करें तो ये एक 1060 किलोमीटर की बात होती है। 1060 किलोमीटर हम इसे यूपी से बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो लॉन्गेस्ट किसे, तो लॉन्गेस्ट वेस्ट बंगाल जो है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, कितना? 2217 किलोमीटर। ठीक है, अगर इंटर स्टेट की बात करें कि जो इंटर स्टेट कौन सा है, भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है, तो यूपी 9 स्टेट्स के साथ ये अपना सीमा साझा करता है। अगर इंटरनेशनल बात करें तो चाइना एक वर्ल्ड में एक ऐसा है कंट्री है जो 14 कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। चाइना 14 कंट्री के साथ, याद रखिएगा, ये आ सकता है शायद बीपीएससी का, बिहार में ही कोई एग्जाम में आया था। तो ये 14, एक बार और इसको बता देता हूँ। बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार लॉन्गेस्ट बॉर्डर यूपी के साथ शेयर करता है, 8 डिस्ट्रिक्ट। टोटल अगर डिस्टेंस देखा जाए तो 1060 किलोमीटर। अगर इंटर स्टेट में बात करें तो यूपी 9 स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगर इंटरनेशनल बॉर्डर बात करें तो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, कितना? 2217 किलोमीटर। ठीक है, हिंदी में बता दिए। अगर इंटरनेशनल वर्ल्ड में बातचीत करें कि सर्वाधिक कौन सा देश है जो सर्वाधिक मोस्टली कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो इसका आ जाएगा चाइना, कितना? 14 कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं आ सकता है अब इससे ज्यादा। हु लेड द चंपारण सत्याग्रह इन 1917, इसको तो आपको पता है, एकदम सबसे इजी है। महात्मा गांधी किनके? राजीव शुक्ला के विरोध पे ये आए थे। और सरदार पटेल एक 1918 में खेरा आंदोलन हुआ था, खेरा आंदोलन, इसमें महात्मा गांधी और दोनों ने लीड किया था। इसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि औरतों ने दी थी, ये याद रखिएगा, ये आ सकता है, 5 स्टार इसको लगा लीजिए। ठीक है, अब आगे देख, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच स्टेट, ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया क्योंकि इसका ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था। उत्तर प्रदेश से होता नहीं, मेघालय से होता नहीं, उड़ीसा से होता नहीं, बिहार से नहीं, इसका यहाँ पे इसको मिजोरम लिखना चाहिए था। इसने क्वेश्चन को गलत ही कर दिया है, तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया है ना। अगर मैं इसको एक बार और आपको बता देता हूँ, ऊपर में मैंने बता दिया था कि कौन कौन सा स्टेट से होता है, ये देख सकते हैं।
राजस्थान से जाता है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम होना चाहिए, उसको वहाँ पे उन्होंने मेघालय लिख दिया है, तो ये गलत है। यहाँ पे मिजोरम होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हु एमंग द फ्लोइंग इन द रिसिप्ट ऑफ भारत रत्न 2024। अगर 2024 की बात करें तो 5 लोगों को मिला था। इसमें एक आता है स्वामी नाथन। अगर इसका हम ट्रिक देख ले कि हाँ ये कैसे याद किया जाए, अगर इसका हम ट्रिक याद कर ले तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एलके और नरसिम्हा दोनों एमएससी करने गए, है ना। एल से लाल कृष्ण अडवाणी, के से कर्पूरी ठाकुर बिहार, एन से नरसिम्हा राव, एमएस एमएस स्वामीनाथन, सी से चौधरी चरण सिंह। हो गए, सबसे इजी है। अगर पूछ रहा है कि 5 है, 5 लोगों को दिया गया था 2000, उसके बाद अभी तक नया आया नहीं है, तो इसमें याद करने का ट्रिक मैंने आपको बता दिया। इसमें एक क्वेश्चन इस बार बीपीएससी पूछेगा, हर साल ही पूछता है। तो इसका है एलके नरसिम्हा एमएससी करने गए, याद रखिएगा। एल से लाल कृष्ण अडवाणी, के से कर्पूरी ठाकुर, एन से नरसिम्हा राव, एमएस से एमएस स्वामीनाथन, सी से चौधरी चरण सिंह। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जहां भी आपको डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं और डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 15 नंबर। कर वन ऑफ द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द एक्सरे इज दैट द कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय। कैन बी की बात कर रहा है, एक कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड ओनली कट गया, बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टुगेदर, इसको रहने देते। इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, ये दोनों हट गया। अब या तो डी आंसर होगा या तो बी आंसर होगा, दो तो हटा ही सकते। जहां भी ओनली की बात करें वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। हम लोग यूपीएससी में ऐसे ही करते हैं कि ओनली वाले स्टेटमेंट हमेशा ही गलत होता है, हमेशा नहीं, 80 या 85% होता है। अब हम देखते हैं कि एक्सरे का जो डिफ्लेक्टेड है वो है क्या। एक्सरे के अगर इसका हम प्रॉपर्टीज पढ़ ले एक्सरे का, तो हम इससे निकाल सकते हैं ना कि हाँ क्या है। तो एक बार प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए, उससे हम निकाल सकते हैं। हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, ये जो एक्सरे होता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है विथ शॉर्ट वेवलेंथ। इसका जो वेवलेंथ होता है बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है, अगर एक्सरे के ट्रेवल टाइम बते तो सन के स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर करता है। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 10 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्ट्रेट में सीधा करता है। नो इलेक्ट्रिक चार्ज, एक्सरे का कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है। अगर एक्सरे का खोज किसने किया तो विलियम कोनराइड बोल सकते हैं, कोनराइड 1895 में किया था। अगर इसका आंसर देखा जाए तो अगर एक कट गया और एक कट गया तो इसका बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आंसर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टुगेदर नहीं होगा, क्योंकि दोनों आवेश तो होता नहीं। मैंने बता तो दिया कि यहाँ पे नो इलेक्ट्रिक चार्ज, तो एक गलत हो गया, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, अब 16 नंबर। रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोलर। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि CO कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन हो वो जीरो हो ही ना। अगर सोलर से है तो ठीक है। इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस्ड फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल से अगर जलाएंगे तो CO2 निकलेगा, मतलब 3 गलत है। अगर 3 गलत है तो इससे निकाल लेते हैं, आंसर डी आ गया सीधा सीधा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 17 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट कन्वर्टेड यूनिक केमिकल लेजिस्लेचर ऑफ बिहार इनटू बाइकेमिकल बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बिहार। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो बिहार एक सदनीय था उसको द्विसदनीय विधानसभा और विधान परिषद का गठन कौन सा एक्ट के तहत किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इससे वुमेन से रिलेटेड है। तो इसको देख ले। 1995 को इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, केंद्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर। इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सेंट्रल स्तर पे भी लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया, द्विसदनीय किए, और अभी इस पे स्टेट में भी विधानसभा और विधान परिषद का गठन किया। इसी एक्ट के तहत महिलाओं का मतदान का अधिकार मिला, सीमित अधिकार मिला लेकिन महिलाओं का मतदान का अधिकार मिला। ठीक है, अब 18 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग ओल्डेस्ट माउंटेन साउथ अमेरिका कंटिनेंट।
साउथ अमेरिका कंटिनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर साउथ अमेरिका कंटिनेंट की बात करें तो इसमें एंडीज है, ब्राजील है, टुर्मिक है और पैरेनकाइमा है। हम लोग पढ़े थे पैरेनकाइमा जो है ये सबसे ओल्डेस्ट है। ये है कहाँ पे उसको हम देखते हैं। मैप में आप देखेंगे ना तो ध्यान रहेगा कि है कहाँ पे। ये है ना, ये गुआना, वेनेजुएला वेनेजुएला और ब्राजील तीनों के मध्य के बीच में ये स्थित है ना। कौन सा? पैरेनकाइमा, ठीक है। अगर हम पैरेनकाइमा की बात करें तो ये वेनेजुएला ब्राजील में बता दिया, वेनेजुएला ब्राजील और गुयाना के मध्य में स्थित है। ये इसका अगर हाईएस्ट पीक बात किया जाए पैरेनकाइमा की तो इसका हाईएस्ट पीक कौन है? रोइडामा, रोई रोरा इमा, रोरा इमा। अगर इसका टाइम पीरियड देखें कि ये कितना एल्डेस्ट है तो 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। अब अगर वर्ल्ड की बात करें तो वो अलग है। साउथ अमेरिका की बात कर रहा है कि साउथ अमेरिका का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है ना। अगर वर्ल्ड की बात करें तो उसको भी मैं बता दूंगा, इससे एक क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहेगा। तो ये हो गया। अगर ओल्डेस्ट माउंटेन की बात करें कि वर्ल्ड में कौन सा ओल्डेस्ट माउंटेन है तो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है वो बार बटोन मारखोन जाबा माउंटेन है। ये 3.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें कि भारत का ओल्डेस्ट माउंटेन कौन है तो ये अरावली माउंटेन है। ये 2.5 बिलियन ईयर ओल्ड है, ठीक है। अगर इसमें एंडीज की बात करें ये कहाँ पे है? तो एंडीज ये लॉन्गेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है। ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन है। ये इसका अगर साउथ अमेरिका है उस इस तरह से यहाँ से पूरा चिल्ली से लेके वेनेजुएला सब इसमें फैला हुआ है, ब्राजील ये सब। साउथ अमेरिका 7 कंट्री से होके 7 कंट्री में हो ये इसका विस्तार है। अगर इसका सबसे एंडीज पर्वत का सबसे चोटी लंबी हाईएस्ट पीक की बात करें तो इसका एकॉन काकुआ हाईएस्ट पीक है, जिसकी एकॉन काकुआ के अगर लेंथ देखा जाए कि 7 किलोमीटर मान सकते हैं, 961 मीटर मान सकते हैं ना। ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में, ठीक है। एंडीज बता दिया, ब्राजील में ही है, टर्मिक बता दिया और पैरेनकाइमा बता दिया। ये साउथ अमेरिका का। वर्ल्ड का अगर पूछे तो वर्ल्ड का सबसे बारबटोन मार्कोन जाबा माउंटेन ये भी कहाँ पे है? ये साउथ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, सॉरी याद रखिएगा साउथ अफ्रीका में, ठीक है। 3.3 बिलियन बोल सकते हैं कि 3 बिलियन ईयर्स ओल्ड ये माउंटेन है। कौन सा? बारबिटेन मार्कोन जाबा माउंटेन। ये क्या है? साउथ अफ्रीका में। अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो ये पैरेनकाइमा है। अगर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बात करें तो एंडीज माउंटेन है। अगर भारत की बात करें कि ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है? अरावली है, 2.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है। अब कर रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर मैटर्स ऑन द विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द पॉसिबल ओनली विद द रेक्टिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन द हाफ ऑफ द स्टेट। अब इसमें कर रहा है कि कोई भी अगर सेंटर कौन सा ऐसा बिल लेके आती है जिसमें ये कंपल्सरी है ओनली कि राज्यों का 50% से अनुमति लेना कंपल्सरी होगा। अगर इसको हम अगर शॉर्ट वर्ड में बताएं तो इसका ये है कि अगर कोई भी अमेंडमेंट संविधान में होता है जिससे राज्यों पर फर्क पड़ता है, राज्यों पे फर्क पड़ता है, उससे उसमें राज्यों से रेक्टिफाई कराना जरूरी है ना। अब राज्यों से जैसे मतदान को लेके, राज्यसभा के सीट को लेके, कुछ भी हो जिसमें राज्यों के अब इफेक्ट पड़ेगा, कोई भी संविधान से राज्यों पे इफेक्ट पड़ेगा तो उसमें राज्यों से रेक्टिफाई कराना जरूरी है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इसमें तो होगा क्योंकि एमएलए और एमपी पार्टिसिपेट करते हैं तो ये तो होगा ही। 19 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मतलब एक सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, एक गलत हो गया। अब रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट इन पार्लियामेंट राज्यसभा में है तो ये भी तो सही है कि राज्यों के मतदान से आते हैं तो 2 भी सही हो गया, मतलब एक कट गया, ए और ए बच गया। एनी ऑफ द लिस्ट ऑफ द 7 शेड्यूल, अगर 7 शेड्यूल में कंकरेंट लिस्ट में है, राज्य सूची है, केंद्र सूची है एवं संवर्ती सूची, अगर इससे जाएगा, राज्य सूची से केंद्र सूची में जाएगा या संवर्ती सूची में जाएगा तो स्टेट पे तो इफेक्ट पड़ेगा, तो ये भी हो गया। एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, अगर किसी स्टेट को
विधान परिषद को अगर खत्म करना है तो इसमें 15 स्टेट से क्यों, उस राज्य से रिलेटेड है। वो राज्य अगर कोई बिल पास करके विधानसभा से बोल दे कि हमें ये खत्म करना, तो वो तो सिर्फ उसी से मतलब है, तो 4 नहीं होगा, मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा। सिंपल सा वर्ड में बोले कि कोई भी ऐसा संविधान संशोधन जिससे राज्यों के इफेक्ट पड़ता है, राज्यों पे थोड़ा सा भी इफेक्ट पड़ता है, जीएसटी को भी लेके, जीएसटी भी इसी के अंदर में आएगा कि आधा राज्यों से रेक्टिफाई कराना जरूरी था। ठीक है, अब अगला देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट नॉट एनेक्स अंडर द लॉर्ड डलहौजी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डलहौजी का टाइम पीरियड गवर्नर ऑफ जनरल कब से कब था। तो अगर इसका देखें तो 1848 से 1856 तक। इसमें मेन क्या था कि इसमें जो था वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली रूप से ब्रिटिश राज्यों को कब्जा करना था, अपने अंदर में लेना था। अब डलहौजी ने क्या किया कि हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हड़प नीति कहते हैं। हड़प नीति के अंतर्गत अगर कोई राजा के पास उसका अपना पैतृक उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका जो सत्ता है, उसका राज्य जो है वो ब्रिटिश शासन के अंदर में आ जाएगा। अगर दंतक पुत्र है तो उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी का मालिक हो सकता है लेकिन राजा नहीं बन सकता है। ठीक है, अगर इसके अंदर अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले सतारपुर आया था, सतारा आया था 1848 में। उसका जैतपुर आया था 1849 में। उसके बाद आया था संबलपुर 1849 में। उसका बाद आता है बागहट 1850 में। उसका बाद आता है उदयपुर। उसका बाद आता है झांसी। मतलब संबलपुर आ गया, सतारा आ गया, नागपुर आ गया, लेकिन जयपुर नहीं है, यानी कि इसका आंसर सी होगा। एक चीज याद रखने की जरूरत है, जो अवध था उसको 1856 में कुशासन के आधार पे, न कि हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पे इसको सम्मिलित किया गया था। इसको कुशासन कि वहाँ के शासन अच्छा नहीं चल रहा है, वो ब्रिटिश के हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है, तो कुशासन के आधार पे उनको हड़प लिया था, न कि उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पे हड़पा था। ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट बिहार वीट क्रॉप प्रोडक्शन इन मैक्सिमम। इसका आंसर हमेशा रोहतास ही होता है। इसको मैं डिटेल से बता देता हूँ। इसको 1 न 2 क्वेश्चन इस बार हर साल आता है, तो मैं लेके इसको मैं बताता हूँ आपको, उतना तो नहीं। चावल उत्पादन के अगर शीर्ष देखा जाए कि चावल उत्पादन में कौन कौन सा है, तो रोहतास, औरंगाबाद और पूर्वी चंपारण। अगर प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में देखा जाए, ये प्रोडक्शन था कि टॉप प्रोडक्शन कौन सा है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि 1 कट्ठा या 1 बीघा में कितना आप सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। तो अगर उत्पादकता में देखा जाए तो रोहतास है, कैमूर है और औरंगाबाद है। अगर वीट की बात करें, वीट का ही क्वेश्चन है, वीट में अगर उत्पादन की बात करें तो रोहतास, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो बेगूसराय, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण। अगर मक्के की बात करें तो प्रोडक्शन की पूर्णिया, अररिया, कटिहार। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज। अगर दलहन की बात करें तो पटना, औरंगाबाद, नालंदा। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो पटना, लखीसराय, शेखपुरा। अगर अमरूद के उत्पादन की बात करें तो रोहतास, पटना, वैशाली। आम की उत्पादन की बात करें तो दरभंगा, पूर्वी चंपारण, वैशाली। केला की बात करें तो मधुबनी, कटिहार, वैशाली। लीची मुजफ्फरपुर, ये तो सब जानते हैं, उसका वैशाली, उसका पूर्वी चंपारण। आलू की अगर देखा जाए तो पटना, नालंदा, समस्तीपुर। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैं इसको एक बार और बता देता हूँ कि इसमें से ना एक क्वेश्चन इस बार आएगा। अगर चावल के प्रोडक्शन की बात करें तो रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद। अगर वीट की बात करें तो रोहतास, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो बेगूसराय, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण। इसको आप एक बार और देख लीजिएगा, इससे एक नया क्वेश्चन आएगा। ठीक है, विच फील्ड गेम द मोस्ट पॉपुलर इन द वर्ल्ड। बताने की जरूरत नहीं है कि फीफा वर्ल्ड कप अभी हुआ था यूएसए में, आप देख सकते थे टिकट का प्राइस क्या था। तो इसका आंसर हो गया फुटबॉल। इन 1901 हु हैज पब्लिश द बुक ऑफ पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। बताने की जरूरत नहीं है, दादा भाई नौरोजी। अब इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी को, इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है।
अगर इन्होंने फर्स्ट इंडियन थे जो ब्रिटेन में उनके पार्लियामेंट में मेंबर बने थे, और कौन सा लिबरल पार्टी मेंबर से बने थे, कब से कब 1892 से 1892 से 95 के बीच में। ये फर्स्ट इंडियन थे, है ना। अगर इनको देखा जाए तो ये तीन बार आईएनसी के प्रेसिडेंट भी बने। 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसका ये प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 1893 में प्रेसिडेंट थे जो लाहौर में हुआ था, और एक तीसरा था 1906 में जो कलकत्ता में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की सर्वप्रथम स्वराज की मांग की गई थी 1906 में। ठीक है। अगर इनकी बुक की देखा जाए तो इनका बुक कौन कौन सा है, एक तो पॉवर्टी ऑफ इंडिया 1876 में, एक द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1817 में, और एक था द यूरोपियन एंड एशियाटिक रेसेस, ये 1866 का है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो ये तो इजी है। सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑप्शन से भी अगर हम इसको कट कर सकते हैं, सिविल सर्वेंट टू इंडियन लैंग्वेज। एक चीज बताओ कि ब्रिटिश जो था वो इंडियन लैंग्वेज क्यों सिखाएगा? अगर इंडियन लैंग्वेज सिखा दिया तो लोगों से नॉर्मल बातचीत करेगा, फिर ब्रिटिश का जो मेन मोटिव था शोषण करना वो पता चल जाएगा, तो ये नहीं होगा। अंडरस्टैंड द इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन, क्यों भाई इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन क्यों समझेगा? उसको तो यहाँ पे बस इकोनॉमिक शोषण करना था। रिसर्च पेपर ऑफ इंडियन लैंग्वेज, अरे बाप रे, वो क्यों करेगा इंडियन लैंग्वेज पे रिसर्च? उसको तो थोपना था। अगर उनका कोई भी एजुकेशन प्रोग्राम आता था उसमें मेनली वो अपना लैंग्वेज थोपते थे, तो इंडियन लैंग्वेज पे रिसर्च क्यों करेगा? तो ये भी गलत हो गया। इसका आंसर ये हो गया कि सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग के लिए उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था, लेकिन बाद में विरोध करने पे इसको भी बंद करना पड़ा। ठीक है। इसकी स्थापना कौन किया था? फोर्ट विलियम, लॉर्ड ब्लेजली ने किया था। कब? 10 जुलाई 1800 को। ठीक है। द स्क्रिप्ट रिटन इन अशोका पिलर्स इन पाली, स्क्रिप्ट की बात कर रहा है, न कि लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो आ जाएगा ब्राह्मी। ठीक है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट के तहत इसको लिखा गया था। अशोक का जो भी जितना भी स्क्रिप्ट था वो ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखा गया था। ठीक है। अगर ब्राह्मी लिपि की बात करें तो ये भारतीय महाद्वीप की ओल्डेस्ट लिपि है। एक खरोष्टी लिपि आती है, एक पाक एवं अफगानिस्तान में विकास हुआ था। एक आता है यूनानी एवं अरमाई लिपि, इसका विकास भी अफगानिस्तान के आसपास क्षेत्रों में हुआ था। अब कैटलिस्ट यूज टू हाइड्रोजनेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल इनटू द वनस्पति घी। जो कैटलिस्ट होता है, कौन सा कैटलिस्ट है जो हाइड्रोजनेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में बदलने के लिए काम आता है? इसका आंसर सीधा सीधा नाइट्रोजन होगा। ठीक है। अब ग्रे रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, अगर ग्रे रेवोल्यूशन की बात करें तो ये रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स। अब इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। अगर ग्रे क्रांति की बात करें तो ग्रे रेवोल्यूशन हो गया फर्टिलाइजर्स के लिए। अगर येलो रिवोल्यूशन की बात करें तो ये तिलहन दाल के उत्पादन के लिए हो गया, ओल दाल के उत्पादन के लिए हो गया। अगर राउंड रिवोल्यूशन की बात करें तो ये आलू के लिए हो गया। ठीक है, पोटैटो राउंड रिवोल्यूशन। अगर नीली क्रांति की बात करें तो ये मत्स्य पालन के लिए होता है। नीली रिवोल्यूशन किसके लिए? मत्स्य पालन के लिए हो गया। ऑयल सीड्स के लिए हो गया। ठीक है। पीली येलो रिवोल्यूशन। ठीक है। पोटैटो के लिए राउंड रिवोल्यूशन, फर्टिलाइजर्स के लिए ग्रे रिवोल्यूशन, फिशर्स के लिए नीला रिवोल्यूशन। ठीक है। अब आते हैं 30। Which article of the Indian Constitution deal with the proclamation of emergency? इमरजेंसी के लेके एक चीज याद रखना, 4 के गैप में बनाना। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है तो खत्म हो गया। ये राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल की बात करता है तो ये खत्म हो गया।
तो इमरजेंसी किस पे, नेशनल इमरजेंसी किस में, आर्टिकल 352। अब इसका बेस क्या क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी का बेस क्या क्या होता है, किस आधार पे लगाया जा सकता है। एक युद्ध, एक होता है एक्सटर्नल अग्रेशन, और एक होता है सशस्त्र विद्रोह। पहले आंतरिक अशांति था, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत जब इंदिरा गांधी की सरकार इमरजेंसी के बाद हटी थी, तो आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह ऐड किया गया था। ठीक है, अगर आर्टिकल 365 की बात करें तो आर्टिकल 365 में कहता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, माने अगर केंद्र सरकार कोई आदेश दे रहा है उसको नहीं मान रहा है या संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो आर्टिकल 365 के आधार पे आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन वहां पे लगाया जा सकता है। ठीक है, बस इतना ही। अब कर विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द सूफी सिलिया वाज फाउंडेड इन बिहार, इसका आंसर होगा कौन सा, फिरदौसिया, फिरदौसिया। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। जो फिरदौसिया है वो चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत आता है ना, चिश्ती। ये मध्यकालीन में भारत आया था, है ना। अगर इसका बिहार में बात करें कि इसको बिहार में किसने फैलाया था, इसका फाउंडर मेंबर कौन था, शेख शरफुद्दीन मनेरी, शेख शरफुद्दीन मनेरी के अंतर्गत ये बिहार में फैला था। अगर कदरिया की बात करें तो ये बगदाद में फैला था, इसका अब्दुल कादिर ने स्थापना किया था। इसका भारत में विस्तार था, बट बिहार में नहीं, कदरिया का। ठीक है, अगर कलंदर की बात करें, कलंदर की, तो ये भटकता हुआ सूफी संप्रदाय था, ये याद रखना, 5 स्टार लगा लो। ये भटकता हुआ, कलंदर की बात करें तो ये भटकता हुआ सूफी संप्रदाय था। ये भौतिक जीवन को कभी स्वीकार नहीं किया, फिजिकल जीवन को कभी स्वीकार नहीं किया, न इनका बिहार में न भारत में इनका विकास हुआ था। ठीक है, अब विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ G7। G7 पहले G8 था, लेकिन 2014 में जब रसिया ने क्रीमिया पे अटैक किया तो उसको G7 से G8 से G7 कर दिया और रसिया को सस्पेंड कर दिया, तो इसका आंसर होगा रसिया। ठीक है, अभी वर्तमान में अगर देखें तो भारत में ब्रिक्स का, याद रखना, 5 स्टार लगा लो, बता देते हैं। ब्रिक्स का प्रेसिडेंट इंडिया के पास है, इसकी बैठक होने वाला है जिसमें चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आने वाला है। अब इसमें देखते हैं कि भारत ने अभी तक 4th टाइम इसका ब्रिक्स का प्रेसिडेंट किया है। अब एक कब कब किया है इसको मैं बता देता हूँ। 4 टाइम किया है, कम से कम एक 2012 में, फिर 16 में, फिर 21 में, फिर 2026 में अभी कर रहा है, 4 टाइम किया है। ठीक है, अगर इसका लेटेस्ट मेंबर देखा जाए ब्रिक्स का, तो अभी टोटल 11 है, लेकिन लेटेस्ट में इंडोनेशिया बना है। ठीक है, लेटेस्ट मेंबर इंडोनेशिया। अगर इसका थीम देखा जाए, थीम क्या है, तो इस बार का जो थीम है वो है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन एंड कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अब आगे देखते, ये याद रखना, इस बार आ सकता है कि लेटेस्ट मेंबर कौन सा है इंडोनेशिया, भारत में कौन सा प्रेसिडेंसी है, तो 4th प्रेसिडेंसी है, कौन सा, 12, 16, 21, 26। ठीक है, अब आगे एक्चुअल साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस इनसाइड क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड, कौन सा, स्ट्रोमा। आंसर इसका स्ट्रोमा होगा। अब इसके बारे में डिटेल से मैं बताता हूँ। डार्क रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये डार्क रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन को हम लोग कैल्विन रिएक्शन, नाम बदल के पूछ देगा, क्वेश्चन वही रहेगा, बस पूछ देगा एक्चुअल साइट ऑफ कैल्विन रिएक्शन इज फोटोसिंथेसिस कॉल्ड, तो याद रखना कि डार्क रिएक्शन को ही कैल्विन रिएक्शन बोलते हैं। इसको, इसका क्लोरोप्लास्ट होता है, एक्चुअल साइट किसका, स्ट्रोमा होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये फोटोसिंथेसिस का ही एक अगला स्टेप होता है जिसमें सनलाइट की आवश्यकता नहीं होता है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन का, इसमें सनलाइट की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के जो तरल भाग होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं,
इसमें एंजाइम की मदद से CO2 को ग्लूकोज में परिवर्तन किया जाता है। एंजाइम की मदद से CO2 को ग्लूकोज में बनाया जाता है। ये तो हो गया डार्क रिएक्शन। एक होता है लाइट रिएक्शन। यह सनलाइट की उपस्थिति में होता है, सनलाइट प्रेजेंट। इसमें क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम या थाइलोकोलाइड के झिल्ली में होता है ना। अब इसमें क्या होता है कि जो ATP होता है उसको NADPH का निर्माण O2 निर्माण एवं O2 का निर्माण करता है। ATP से NADPH एवं O2 का निर्माण करता है। इसमें जो लाइट रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब आगे राज ट्रेवल, ये आप मैथ का है, इजी है, देख लेना। मैं जो मेन है वो बता देता। द टेम्पल ऑफ देवघर नियर झांसी एंड द स्कल्पचर ऑफ द टेम्पल ऑफ गरवाहा नियर इलाहाबाद आर इम्पोर्टेंट रिमेन्स द गुप्ता पीरियड। हमेशा याद रखना, अगर आर्ट की बात करें तो मोस्टली में जो गोल्डन पीरियड था आर्ट का, वो गुप्ता पीरियड था। अगर गुप्ता पीरियड की बात करें तो 6th सेंचुरी में ये अपने टॉप लेवल पे था, चरम स्तर पे था आर्ट, है ना, गुप्ता पीरियड में। अगर देवघर मंदिर की बात करें, देवघर जो मंदिर है ये विष्णु को समर्पित मंदिर है। और गढ़वा मंदिर कहाँ पे है? गढ़वा मंदिर ये प्रयागराज में है। ठीक है, अब आता है बिहार। बिहार प्रोड्यूस द 71% ऑफ इंडिया एनुअल प्रोडक्शन ऑफ विच। अगर 70% की बात करें तो इसमें लीची होगा। ठीक है, लीची। अगर 90% के आसपास बात करें तो मखाना। अभी भारत में सर्वाधिक, अगर भारत का 90% के आसपास मखाना बिहार में प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अभी मखाना बोर्ड का भी गठन किया गया है इलेक्शन से पहले। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 35 इन विच सिटी ऑफ G20 समिट 2020 हेल्ड इन इंडिया। न्यू दिल्ली में हुआ था। अगर अभी लेटेस्ट की बात करें तो 2025 में क्या हुआ था? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। 2026 में 14-15 दिसंबर को होने वाला है। कहाँ पे? मियामी। मियामी कहाँ पे है? ये USA में है। ठीक है, ब्रिक्स समिट के बारे में आपको बता ही दिया पीछे। अब आगे 36 नंबर। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द मून बिकॉज। कर रहा है कि जो चंद्रमा है उस पर कोई एटमॉस्फेयर क्यों नहीं रहता है? इट्स revolves around earth, its get light from sun, escape velocity of gas molecule less than the RMS, its is closer to earth। एक कुछ नहीं है, इसका आंसर सी होगा। अब कैसे होगा ये बताते हैं, डिटेल से बता देता हूँ। चंद्रमा का जो मास है और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत कम है। अगर जिसके कारण अगर मास और ग्रेविटेशनल फोर्स कम है तो इसका मतलब कि एस्केप वेलोसिटी भी कम होगा। अगर एस्केप 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, वॉल्यूम भी कम है, मास भी कम है, जिससे गैस के अब उसमें जो गैस का अणु होता है, गैस का जो अणु है वो एस्केप वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है। गैस का अणु जो गैस का जो अणु का जो थर्मल वेलोसिटी है वो इसका क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे गैस टिक नहीं पाता है और गैस ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के उसके एरिया को छोड़ के निकल जाता है। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल लेस देन द RMS वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। अब आगे देखते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। अशोक कहाँ से? बिंदुसारा कहाँ से? एक चंद्रगुप्त मौर्य किसके? चाणक्य की सहायता से। अब हुआ क्या था कि चाणक्य को नंद वंश के अंतिम शासक नंद डायनेस्टी के लास्ट किंग कौन था? घनाना। इन्होंने चाणक्य को इंसल्ट किया था दरबार में, जिसका चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर किसका? मौर्य एम्पायर की स्थापना किया था। ठीक है, इसमें कुछ विशेष नहीं। आगे 38 हु वाज द फॉलोइंग इज नॉट द फेमस सेंटर फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग इन एंशिएंट। विक्रमशिला पता है, नालंदा हम लोग पढ़े हैं, वल्लभी गुजरात में है। ये नागपुर कब से आ गया भाई? ये तो अपने विक्रमशिला में पता है क्या था, नालंदा में पता है
बौद्ध भिक्षु पढ़ते आते, वल्लभी गुजरात में जैन मंदिर से समर्थित, जैन और बौद्ध दोनों से, लेकिन ये नागपुर में तो कुछ था नहीं, आज तक पढ़ नहीं थे, इसका खत्म हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। अगर हम देखें, विक्रमशिला की स्थापना राजा धर्मपाल कराए थे, नालंदा का कुमारगुप्त करवाया था, और वल्लभी यहाँ पे बौद्ध धर्म के हिंद संप्रदाय से रिलेटेड यहाँ पे पढ़ाई होता था, ठीक है। अब आगे, विच ऑफ द कंट्री होस्टेड 20 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये ओल्ड हो गया। लेटेस्ट में अगर 2026 की बात करें तो अभी दाओस में 19 to 23 जनवरी 2026 के हुआ दाओस स्विट्जरलैंड में, अभी इसका बैठक हुआ था, कौन सा 56 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मीटिंग हुआ था दाओस में हुआ था, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन आर वाटर सोल्यूएबल, कौन सा विटामिन है जो वाटर में घुल जाता है, तो याद रखना, एक होता है बसा में घुलनशील, एक होता है वाटर में घुल, बसा में याद रख DK, और वाटर में होता है BC, है ना। अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज वाटर सोल्यूएबल, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, मतलब नन ऑफ दीज। वाटर में जो सोल्यूएबल होगा वो दो ही है, बी और सी तो है नहीं, AED के, ये तो बसा में सोल्यूएबल है, तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है। अब आगे क्या पूछे, हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन द सुभाष चंद्र बोस रिजाइन इन 1939, जिसको त्रिपुरी संकट भी बोला जाता है, त्रिपुरी संकट, ये बने थे राजेंद्र प्रसाद। अब त्रिपुरी संकट हुआ क्या था, त्रिपुरी संकट में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी के सपोर्टर एम गांधी जी सपोर्टर थे पट्टाभी सीतारामैया, INC के कांग्रेस का इलेक्शन हुआ प्रेसिडेंट के, पट्टाभी सीतारामैया वर्सेस सुभाष बाबू, दोनों के बीच में हुआ, इनको सपोर्ट कर रहा था महात्मा गांधी और इनका गरम दल वाले। इसमें क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जीत गए। अब इसको ना महात्मा गांधी अपना पर्सनली हार लिए कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरा ये हार है। उसके बाद धीरे धीरे जो INC के केंद्रीय समिति था उससे 15 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, 15 मेंबर। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को बोला कि आपकी जीत हुई, हम इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को INC का अध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि INC के अंदर ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है। क्या है आप लोग देखिएगा। अब 43, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंडिया डिसाइडेड टू मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इसका आंसर 91 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि केंद्रीय सेंट्रल एंड स्टेट दोनों में फिक्स कर दिया था कि मैक्सिमम मिनिमम कितना। अगर मैक्सिमम देखा जाए तो सेंटर में PM सहित लोकसभा का जो मेंबर होगा उसका 15% और विधानसभा में CM सहित, और अगर मिनिमम देखा जाए तो CM सहित 12, इससे कम नहीं हो सकता। यहाँ 15%, यहाँ 12, याद रखिएगा कि 12% नहीं, सिर्फ ओनली 12 CM सहित, माने CM प्लस 11 मेंबर होना चाहिए मिनिस्टर में, ठीक है। अगर 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो ये 2000 पे हुआ था, जिसमें 16 सेक्शन 4B को ऐड किया गया था। इसमें SC ST के बैकलॉग से संबंधित था। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें 2002 में हुआ था, जिसमें आर्टिकल 21A ऐड किया गया था 21A के, जिसमें 6 से 14 ईयर के बच्चों को शिक्षा देना मौलिक फंडामेंटल राइट बनाया गया था, ठीक है। इसमें विशेष तो है नहीं, इसमें बस ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, ठीक है। बिसाइड स्प्रेडिंग मलेरिया, एनोफिलीज मॉस्किटो आर द आल्सो वेक्टर ऑफ इंसेफ्लाइटिस एंड फिलेरियाज। अब इसमें 44 का हिंदी में बताता हूँ आपको और डिटेल से। मलेरिया को फैलाने के अतिरिक्त एनाफिलीज मच्छर का भाग कौन सा है? एनाफिलीज मच्छर इंसेफ्लाइटिस और फाइलेरियाज का भी वाहक होता है। जो इसको क्या बोलते हैं, एनोफिलीज मच्छर होता है, ये मलेरिया के लिए तो होता है,
इसके बाद जो फलेरियाज होता है, जिसको हम लोग गांव में हाथी पाँव बोलते हैं, पैर का सूजन हो जाना, पैर का फूल जाना चाहिए, इसका जो मुख्य फलेरिया का जो मुख्य मच्छर वाहक होता है वो क्यूलेक्स होता है, याद रखिएगा। लेकिन जो मलेरिया एनाफ्लीज मच्छर है, इसके कुछ प्रजाति, कुछ अलग अलग प्रजाति, उसमें से कुछ मच्छर जो होता है वो फलेरिया फैलाता है, लेकिन जो फलेरिया मच्छर का प्रमुख वाहक होता है वो क्यूलेस मच्छर होता है, ठीक है। अब एनासेफ्लिटिस की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं दिमागी बुखार। इसका ये क्या कहते हैं, एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा ही फैलाया जाता है। अगर डेंगू की बात करें तो ये एंडीज मॉस्किटो द्वारा फैलता है, ठीक है। अगर 45 की बात करें तो इमैनुअल मैक्रोन ही है अभी भी, ठीक। अगर 46 की बात करें, 46, चूज द फॉलोइंग पेयर, कलेक्ट द ऑप्शन। थर्ड ईयर प्लान फोकस ऑन ग्लोबलाइजेशन। एक बात बता, 1991 में ग्लोबलाइजेशन हुआ, देश आजाद हुआ 1950 में, 1951। तो ये ग्लोबलाइजेशन कब हुआ? 5 साल का पर ईयर थर्ड ईयर प्लान बना था, 15 साल। अगर 1951 में फर्स्ट चुनाव हुआ था, उसके बाद अगर देखा जाए तो 15 साल। तो ये कैसे हो गया? तो ये गलत हो गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान फोकस ऑन एग्रीकल्चर, ये ठीक लग रहा है क्या कि उस समय हमारे जीडीपी में एग्रीकल्चर की सबसे ज्यादा सपोर्ट था, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया। फिफ्थ 5 ईयर प्लान फोकस ऑन इंडस्ट्री हो सकता है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान फोर्थ 5 ईयर प्लान ऑन सर्विस। अब हम इसका देखते हैं कि क्या था। इसका आंसर बी होगा। अगर थर्ड देखें, थर्ड 5 ईयर प्लान था, तो इनका फोकस था आत्मनिर्भरता पे। इसका अगर टाइम पीरियड देखें 1961 से 66 तक, इसका फोकस था आत्मनिर्भरता पे। जैसे अभी पीएम मोदी में लॉकडाउन ने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया, तो ये आत्मनिर्भरता पे था, न कि ग्लोबलाइजेशन पे था। जो फोर्थ कहाँ गया? फोर्थ जो था वो स्थिरता, स्टेबिलिटी के साथ डेवलपमेंट की बात की गई थी 1969 से 1974 तक। इसमें किसी स्थिरता के साथ डेवलपमेंट की बात की गई थी। और जो फिफ्थ था उसमें गरीबी, इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ। तो ये याद रखिएगा, फिफ्थ कौन सा? इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ देश बचाओ। अब आगे, विच ऑफ द माउंटेन रेंज इन द मेडिटेरियन कोस्ट ऑफ एशिया माइनर। एशिया माइनर किसको कहते हैं? एशिया माइनर ये होता है, बताता हूँ मैप में। यह है तुर्की के वेस्टर्न पार्ट को एशिया माइनर कहा जाता है। बस इतना याद रखिए, एशिया माइनर तुर्की के वेस्टर्न पार्ट को बोला जाता है, ठीक है। 47, तो ये तरुस होगा। विच ऑफ द माउंटेन रेंज अलोंग द मेडिटेरियन कोस्ट ऑफ द एशिया, ये तरुस, एशिया माइनर इस साइड है, ठीक है। अगर पोन्टिक की बात करें, ये काला सागर, अगर इधर देखा जाए ये यहाँ पे पोन्टिक है ना। अगर एलबुर्ग की बात करें तो ये उत्तरी ईरान में, ईरान है उत्तरी नॉर्थ ईरान में। और किर्थर की बात करें तो ये सिंध एवं बलूचिस्तान पाकिस्तान में है किर्थर। और पोन्टिक की बात करें तो ये ब्लैक सी से लगता है, तरुस जो है ये मेडिटेरियन सी से लगता है, ठीक है। अब आगे 48, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज गोइंग होस्ट द 20 एशियन गेम्स 2026। इसका जापान, ठीक है। अगर हमेशा याद रखना, एशियन गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो, एवरी 4 ईयर्स के बाद होता है ना। अगर 20 एशियन गेम्स की बात करें तो जापान में है, ये 19 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर 2026 में होगा। अगर 2030 में बात करें, 4 साल बाद होता है, तो रियाद में होगा। अगर 2034 में बात करें तो ये सऊदी अरबिया में होगा, ठीक है। अगर है विच ऑफ द फ्लोइंग होस्टेड 2020 विंटर ओलंपिक्स। अगर विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो विंटर ओलंपिक्स कौन सा होस्ट करेगा? ये इटली होस्ट करेगा। 2022 का है, इसका अपडेट में 2026 4 साल बाद होता है, तो 2026 में इटली होस्ट करेगा, याद रखिए, इटली होस्ट करेगा। और इसमें विंटर ओलंपिक्स में 2 देशों पर प्रतिबंध है, बैन है। कौन सा? रसिया और बेलारूस, ये दोनों पर बैन किया गया है। अब ये कब हुआ है? 6 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक हो गया, याद रखिएगा। इटली में कौन सा? 20 विंटर ओलंपिक्स, ठीक है। इसका मोटो क्या था? इट्स योर वाइफ, इट्स योर
5। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट कितने किए थे? 92 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। अब 50, टर्मेरिक पाउडर ऑफ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द विच पार्ट ऑफ टर्मेरिक प्लांट? इसको सूखा तना बोलते हैं, सूखा तना से प्राप्त किया जाता है। सीड है? नहीं। ड्राइड रूट, फूट है? नहीं। रूट है, जड़ से नहीं, तना, जो ये जड़ होता है और ये तना होता है ना, तना से प्राप्त किया। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। चलिए आज तक यही रखते हैं, और 50 तक मैंने कर लिया। अगर आप लोग 1000, अगर 1000 कमेंट कर रहे हैं कि हाँ भैया लाइव लो, तो हम लाइव लेना शुरू करेंगे। जितना जल्दी आप लोग टाइम फिक्स करना, 1000 कमेंट होना चाहिए, उसके बाद लाइव के लिए मैं शुरू कर दूंगा। और इससे डिटेल में लाइव में क्या बेनिफिट होगा कि साथ फेस टू फेस देखेंगे, और उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जब यूपीएससी में ले रहा था तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट हुआ लाइव क्लास लेने में। आप लोग जैसे बताओगे वैसे लाइव ले लूँगा। ठीक है, चलो धन्यवाद, टेक केयर।